नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है बिब्लियोफाइल डिजिटल सेंटर में। मैं दिनकर राणा आज जीडी का सलूशन कराने वाला हूं, जो जीएस पार्ट होने वाला है, जिससे एनालिसिस करेंगे, अप्रोच हम देखेंगे कि हम ऑप्शंस के थ्रू भी कैसे अप्रोच कर सकते हैं और हर ऑप्शन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि एग्जाम हमसे क्या क्वेश्चन पूछना चाह रहा है। देखिए, हम देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला जो क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन एक संस्थान होता है, उसकी शुरुआत कब की। शांति निकेतन की जो स्थापना होती है बंगाल में होती है। बंगाल में एज एक स्कूल किया जाता है, जिससे कि लोग शिक्षा को प्रमोट कर सकें, यानी कि जो रविंद्रनाथ टैगोर थे वो शिक्षा को क्या कर सकें, प्रमोट कर सकें। शिक्षा को प्रमोट करने के लिए संस्थान प्रारंभ 1901 में किया जाता है। इस संस्थान की जो शुरुआत हुई 1901 में होती है। रविंद्रनाथ टैगोर वह व्यक्ति होते हैं जो भारत की तरफ से पहले नोबेल पुरस्कार जीतते हैं लिटरेचर में। रविंद्रनाथ टैगोर इन्होंने 1913 में भारत की तरफ से भारत के लिए पहला नोबेल, फर्स्ट नोबेल जो मिला, पहला नोबेल मिलता है लिटरेचर में, मिलता है इनको लिटरेचर में मिलता है। नोबेल जो पुरस्कार है विश्व के सबसे टॉपेस्ट सिविलियन पुरस्कारों में इसकी गिनती होती है। नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा प्रारंभ किया गया था। उनकी वसीयत में ये लिखा हुआ था। नोबेल पुरस्कार स्वीडन के द्वारा दिया जाता है। स्वीडन की कैपिटल है बच्चों स्टॉकहोम, उसमें दिया जाता है। इसके संस्थापक जो माने जाते हैं वो अल्फ्रेड नोबेल हैं। अल्फ्रेड नोबेल पहली बार जो पुरस्कार ये दिया गया था बच्चों, नोबेल पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी 1901 में हुई थी। पहली बार जो दिए गए थे 1901 में दिए गए थे। ये एनुअली मिलने वाला पुरस्कार है बच्चों। कैसे मिलता है? एनुअली, हर साल ये दिया जाता है। एक्चुअली मैं आपसे बात करूं तो पहली बार जब 1901 में स्टार्ट हुआ था तो इसके लिए जो सेक्टर्स थे, सेक्टर बच्चों 5 डिसाइड किए गए थे, लेकिन अभी कितने बच्चों? 6 सेक्टर है। 5 सेक्टर जो होते हैं, सबसे पहले उन सेक्टरों के नाम मैं आपको बता देता हूं। पहला जो सेक्टर है बच्चों वो है फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। केमिस्ट्री में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। इसके अलावा आपको पीस में दिया जाता है। इसके अलावा लिटरेचर में दिया जाता है और मेडिसिन में। ये 5 होते हैं जब 1901 में पहली बार जो प्रारंभ किए गए थे। सबसे लास्ट में इकोनॉमिक को शामिल किया गया था। 6 सब्जेक्ट के रूप में या 6 सेक्टर के रूप में जो शामिल किया जाता है वो किसको शामिल किया जाता है बच्चों? इकोनॉमिक्स को सबसे अंत में शामिल किया जाता है। तो ये हो जाते हैं 6 सेक्टर नोबेल को लेकर। नोबेल पुरस्कार की जो अनाउंसमेंट होती है बच्चों, नोबेल पुरस्कार की जो अनाउंसमेंट होती है वो होती है 5 अक्टूबर को। 5 अक्टूबर को बच्चों अनाउंसमेंट होती है पुरस्कारों की, और जो गिवन किए जाते हैं हाल ही में 10 दिसंबर को ये गिवन किए गए हैं। 10 दिसंबर को ये दिए जाते हैं। एवरी ईयर 10 तारीख को नोबेल पुरस्कारों का वितरण किया जाता है। नोबेल पुरस्कारों का वितरण किया जाता है। वापस रविंद्रनाथ टैगोर पर आते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर बंगाल के रहने वाले थे। रविंद्रनाथ टैगोर जो थे बच्चों कहाँ के रहने वाले थे? बंगाल के रहने वाले थे। इन्होंने दो देशों का राष्ट्रगान लिखा। एक भारत देश जनगण मन, भारत और बांग्लादेश के 2 देशों के इन्होंने क्या लिखे बच्चों? बांग्लादेश 2 देशों के क्या लिखते हैं? ये राष्ट्रगान लिखते हैं रविंद्रनाथ टैगोर। और ये जो शांति निकेतन संस्थान था एक एजुकेशनल संस्थान है बच्चों। कैसा संस्थान है? एजुकेशनल। ये अपन कह सकते हैं कि उस टाइम पर ये स्कूल के रूप में खोला गया था। एजुकेशनल है, एजुकेशन से जुड़ा हुआ है, हम इसको अपन स्कूल बोल सकते हैं 1901 के अनुसार। लेकिन अभी ये यूनिवर्सिटी का रूप ले चुका है, विश्वविद्यालय का ये रूप ले चुका है। अभी जो स्थित है ये बंगाल में प्रारंभ किया गया था बच्चों। कहाँ पे प्रारंभ किया गया था? बंगाल में ये प्रारंभ किया गया था। ये बात आपको यहाँ से ध्यान में रखनी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 1901 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा बच्चों? आंसर हो जाएगा। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन लोग चलते हैं। लोमास ऋषि गुफाएं निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर स्थित है? देखो यहाँ क्वेश्चन क्यों पूछा गया, इन पहाड़ियों से ही क्यों पूछा गया है, मैं आपको बता दूं। ये पहाड़ियाँ भारत की सबसे प्राचीनतम पहाड़ियों में से एक बची हुई हैं। जो इन पहाड़ियों का निर्माण हुआ था, या जो लोमास की ऋषि की जो गुफाएं हैं उनका जो निर्माण किया गया था पत्थर और पहाड़ों को काट कर किया गया था। ये बारावर में स्थित है। बारावर जो स्थित है बच्चों बिहार के अंदर स्थित है। भारत की सबसे एलिशियंट जो गुफाएं हैं उनमें से एक ये गुफा आती है। ये बात ध्यान रखना। कहाँ की पहाड़ियों में बच्चों? बारावर की पहाड़ियों में है। बारावर की जो पहाड़ियाँ हैं वो कहाँ पर स्थित है? वो बिहार के अंदर स्थित है। बिहार का एक जिला है जहानाबाद, उसके अंदर ये स्थित है। बिहार में स्थित है। और बिहार के भी किस जिले में स्थित है? जहानाबाद में ये स्थित है।
इन वो ये गुफाएं जो एशियंट टाइम की हैं बच्चों, बहुत प्राचीन है, एशियंट टाइम की हैं और एकमात्र ऐसी बची हुई हैं जो पर्वतों को काट के बनाई हुई हैं, बहुत सबसे प्राचीनतम में से एक है। और ये पहाड़ों को काट कर बनाई गई हैं बच्चों, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, बारावर की पहाड़ियाँ। एक आती है अरावली पर्वतमाला, भारत की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला है बच्चों, ये भारत की एशियंट या ओल्डेस्ट माउंटेन है या रेंज है, आप बोल सकते हो इसको, भारत की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला है। पर्वतमाला को हम बोलते हैं माउंटेन रेंज। सबसे ओल्डेस्ट जो माउंटेन रेंज है भारत में वो कौन सी है बच्चों, अरावली पर्वतमाला है। सतपुड़ा की आप याद रखना, सतपुड़ा एमपी के अंदर है और इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो है धूपगढ़। हाईएस्ट जो चोटी है इसका नाम है धूपगढ़। और दूसरी तरफ जब चलते हैं, अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी है इसका नाम क्या है बच्चों, गुरु शिखर। अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका क्या नाम है बच्चों, गुरु शिखर, इसकी सबसे ऊंची चोटियों में से गिनी जाती है। और इसी क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा बच्चों वो क्या हो जाएगा, बराबर की पहाड़ियां। बराबर की पहाड़ियां कहाँ स्थित हैं ये आपको यहां से ध्यान में रखना है। अर्चना भारत में लोकसभा चुनाव लड़ना चाहती है और वो अधिकतम कितने निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ सकती है। जैसे मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का एक एग्जाम्पल देता हूं कि वो लोकसभा के चुनाव लड़ना चाहते हैं, वो कितनी जगह से मैक्सिमम लड़ सकते हैं। आपने हाल ही में देखा होगा राहुल गांधी ने 2 जगह से चुनाव लड़ा। कभी आपने सुना कि किसी व्यक्ति ने 3 जगह से चुनाव लड़ा हो? नहीं, क्योंकि 3 जगह से चुनाव नहीं लड़ा जा सकता, मैक्सिमम 2 जगह से चुनाव लड़ा जा सकता है। अगर ये राइट होता, इलेक्शन कमीशन आपको ये राइट देता कि भैया आप मन चाहे जितनी सीटों से लड़ सकते हैं, तो राहुल गांधी या जो प्रधानमंत्री मोदी हैं वो ये सोचते हैं कि हम सारी की सारी लोकसभा की सीटों से लड़ लेते हैं हम अकेले ही। तो ऐसा नहीं होता है। धांधली को रोकने के लिए, करप्शन को रोकने के लिए और देश के राइट्स को बचाने के लिए, लोगों के राइट्सों को बचाने के लिए इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि भैया तुम 2 जगह से मैक्सिमम चुनाव एक टाइम पर लड़ सकते हो। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा बच्चों वो आंसर हो जाएगा 2 जगह से जो अर्चना है वो चुनाव लड़ सकती है लोकसभा का। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। अनुचित लाभ उठाने वाले जो लोग हैं, जैसे कि कोई व्यक्ति है, कोई प्रभावशाली व्यक्ति है, तो वो 3-4 जगहों से चुनाव लड़ना चाहेगा, तो वो क्या करेगा, 4 जगहों से मैं लड़ता हूँ, 4 जगह की सीटों को मैं सिक्योर कर लूंगा। बट ऐसा नहीं है, उसे फाइनली जो सपोज करो 4 जगह से लड़ भी लेता है, एक मैं एज एग्जांपल यूज कर रहा हूं, तो वो रह सकता है बस 1 पे, 3 उसे इस्तीफा देना ही पड़ेगा। तो इसलिए हमारा जो आंसर है अर्चना के हिसाब से अगर सोचते हैं या मोदी जी के हिसाब से हम सोचते हैं तो मोदी जी मैक्सिमम जो जगह 2 सीटों से चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसे ही जो अर्चना है वो 2 जगहों से चुनाव लड़ सकती है, जीते या हारे। सपोज करो जीत जाती है तो वो 1 जगह से लोकसभा की मेंबर है वो रह सकती है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। तो मैक्सिमम 2 जगहों से चुनाव लड़ सकते हैं। मैंने आपको एग्जाम्पल देके ये सारी चीज़ें समझा दी। विज्ञान की आवर्त सारणी में Mn किस रासायनिक तत्व का प्रतीक है? Mn जो है बच्चों क्या होता है, मैग्नीज होता है। Mn क्या होता है बच्चों, मैग्नीज होता है। ये बात आप यहाँ से ध्यान रखना और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है। मैग्नीज का एटॉमिक जो नंबर है वो क्या होता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्लियर? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपन चलते हैं। चंद्रमा लगभग दिनों में पृथ्वी का चक्कर लगा लेता है। सोलर सिस्टम को अपन देखते हैं बच्चों। जैसे मैंने कहा ये सोलर सिस्टम है, इसके और पास और भी ग्रह चल रहे हैं, जैसे मैंने अर्थ ही कह दी ये। अब अर्थ के भी एक कोई अराउंड है, वो है बच्चों मून। इसके जो चक्कर लगा रहा हुआ है वो कौन है बच्चों, मून है। तो ये रही अर्थ हमारी। अर्थ जो है, अर्थ किसके चक्कर, अर्थ के कौन चक्कर लगा रहा, मून लगा रहा। मून एक चक्कर पूरा करने में लेता है 27.3 डेज लेता है और हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, 27 हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि डेंसिटी क्या है बच्चों, तो डेंसिटी आएगी 1/6। डेंसिटी घनत्व, इसकी जो डेंसिटी होगी भैया 1/6 हो जाएगी। ये बात आप लोग ध्यान रखना। सूर्य को चंद्रमा को चक्कर लगाने में कितना समय लगता है, 27.3, तो इसलिए हम 27 आंसर कर देंगे। डेंसिटी जो होती है 1/6 होती है। अब आपसे पूछा जाएगा कि पृथ्वी का उपग्रह है चंद्रमा। अब आगे चलते हैं, इन बातों को अपन देखते हैं, पृथ्वी के बारे में और चीजें जानते हैं। पृथ्वी के जो जुड़वा ग्रह या ट्विन कहा जाता है, किसे कहा जाता है, वीनस को कहा जाता है, यानी कि शुक्र को बच्चों कहा जाता है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना, शुक्र को कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए सोलर सिस्टम में रिवर्स कौन से ग्रह घूमते हैं, तो रिवर्सल जो ग्रह हैं,
रिवर्सल जो प्लैनेट हैं वो आपको कमेंट बॉक्स में बच्चों बताने हैं। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखना। ऐतिहासिक शेरशाह सूरी मार्ग, ऐतिहासिक जो शेरशाह सूरी मार्ग है के बीच होकर गुजरता है, कानपुर और कन्याकुमारी के बीच में होकर गुजरता है, दिल्ली और मनाली के रूप में या उनसे गुजरता है, दिल्ली और अमृतसर या लखनऊ के और कोलकाता। ये जो मार्ग है बच्चों कहाँ से होकर गुजरता है? दिल्ली और अमृतसर के बीच में होकर निकलता है। ये जो बनाया गया था बच्चों दिल्ली और पंजाब, पंजाब का कौन सा शहर बच्चों? अमृतसर के बीच में बनाया गया था, अमृतसर ये बनाया जाता है। इसे अपन जीटी रोड के नाम से भी जानते हैं। जीटी बोले तो ग्रैंड ट्रंक रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड। अभी अगर करंट में देखें तो अमृतसर से गुजरता हुआ, पाकिस्तान से गुजरता हुआ अफगानिस्तान तक जाता है बच्चों। अफगानिस्तान तक क्या जाता है? ये रोड गमन करता है और अफगानिस्तान में लास्ट जाता है। पाकिस्तान से पहले, अफगानिस्तान से पहले ये पाकिस्तान से होकर गुजरता है बच्चों। कहाँ से होकर गुजरता है? लेकिन जब शेरशाह सूरी ने इसको बनवाया था तो शेरशाह ने कहाँ तक बनवाया था इसको? तो शेरशाह ने बनवाने का रीजन और शेरशाह ने कहाँ से कहाँ तक बनवाया था? तो दिल्ली से लेकर पंजाब तक ये रोड बनवाया था। इससे क्या हुआ? ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत ईजी हो गया था। आप ये दूरदर्शिता देखिए कि 16th सेंचुरी में बनाया गया कोई रोड, 16th सेंचुरी में कितनी इनकी दूरदर्शिता रही होगी शेरशाह सूरी की। उन्होंने रोड का निर्माण बहुत ही बेहतरीन आर्किटेक्चर के थ्रू किया था। ये 16वीं शताब्दी में 16th सेंचुरी आती है बच्चों, इस रोड का निर्माण किया जाता है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखना। आगे चल रहे हैं अपन, चलिए ठीक है। इस क्वेश्चन का आप ये आंसर ध्यान रखना। अभी एक और क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि ये कौन से एनएच में आता है। ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि एनएच कौन सा है बच्चों। ये आपको कहाँ बताना है? कमेंट बॉक्स में बताना है। आइए, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कितने रजत पदक जीते हैं? रजत पदक जीते हैं, गोल्ड यानी कि सिल्वर कितने जीते हैं? और पेरिस ओलंपिक हाल ही में संपन्न हुए हैं बच्चों। पेरिस ओलंपिक 2024 हाल ही में संपन्न हुए हैं। भारत ने टोटल मिला के 6 मेडल जीते हैं। भारत ने कितने मेडल जीते हैं बच्चों? 6 मेडल जीते हैं। और भारत की जो ओवरऑल पोजीशन रही थी 78 रही थी, जो 2020 के ओलंपिक से कई आगे चली जाती है। आगे जाने से मेरा मतलब है 2024 में जो भारत की जो रैंकिंग रहती है वो 48 रहती है और अभी कितनी है? 71। तो हम जो पहला जो पायदान आया था उससे पीछे ही चले जाते हैं। पिछली बार हमने गोल्ड जीता था, उसका काफ़ी इम्पैक्ट मिला था। इस बार हमने सिर्फ एक ही सिल्वर जीता है। हमने कितना जीता है बच्चों? एक ही सिल्वर जीता है। जो किसने जीता है बच्चों? नीरज चोपड़ा ने। नीरज चोपड़ा ने एक मात्र क्या जीता था बच्चों? सिल्वर जीता था। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। भारत की तरफ से 117 लोगों ने भाग लिया था। एक भारत की तरफ से जो दल गया था वो 117 लोगों ने भाग लिया था, जो मात्र 6 लोग ही क्या लेके आए थे बच्चों? मेडल्स लेके आए थे। अब दूसरी बात ये आती है, सबसे पहला मेडल किसने जीता था? तो सबसे पहला मेडल जीता था ब्रॉन्ज मेडल मनु भाकर ने। किसमें जीता था बच्चों? शूटिंग में जीता। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। मनु भाकर ने पहला ब्रॉन्ज मेडल जीतती हैं। मेडल भी कौन सा जीतती हैं बच्चों? ये ब्रॉन्ज मेडल जीतती हैं मनु भाकर। शूटिंग के अंदर ये इन्होंने जीता। 2024 का जो ओलंपिक है वो संपन्न हुआ है पेरिस के अंदर और इसमें जो टॉपेस्ट कंट्री रही वो अमेरिका रहा बच्चों। टॉपेस्ट जो कंट्री रही, जो अंक तालिका में सबसे नंबर 1 कौन सा देश रहा बच्चों? यूएसए। और सेकंड पे कौन रहा बच्चों? चाइना, जो हमेशा यही देश जो रहते हैं। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। ओलंपिक की जो शुरुआत होती है बच्चों, ओलंपिक की जो शुरुआत होती है पहली बार 1896 में होती है। ये ओलंपिक संपन्न होते हैं एथेंस और ग्रीस के अंदर। एथेंस, ये ओलंपिक एथेंस ग्रीस में संपन्न होते हैं। पहली बात, ओलंपिक कहाँ संपन्न हुए? 1896 में एथेंस के अंदर। अभी जो हाल ही में संपन्न हुए हैं 2024 में संपन्न हुए हैं बच्चों। ठीक है, 2024 किस देश ने होस्ट किया? यानी पेरिस, फ्रांस ने। क्या पेरिस, फ्रांस ने इनको होस्ट किया। अब आपसे पूछा जाएगा कि 2028 का कौन करेगा बच्चों? 28 के कौन कौन करने वाला है? एक देश करने वाला जिसका नाम है लॉस, ये सिटी का नाम है लॉस एंजलिस। लॉस एंजलिस कहाँ पे है बच्चों? यूएसए में है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरा 2032 के अंदर ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया होस्ट करने वाला है। ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया इसको क्या करने वाला है बच्चों? होस्ट करने वाला है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखना। हाल ही में ये जो संपन्न हुए 2024 के ओलंपिक संपन्न हुए। भारत ने अब तक ओलंपिक में 10 गोल्ड मेडल जीते हैं। इंडिया की अगर मैं बात करूं, भारत ने यानी कि इंडिया ने, भारत ने अब तक 10 गोल्ड मेडल जीते हैं बच्चों। कितने गोल्ड मेडल जीते? 10, जिसमें जो 8 तो हॉकी टीम अकेली ने ही जीते हैं। 8 किसने जीते? 8 हॉकी टीम ने जीते हैं।
एक जो जीता है नीरज चोपड़ा ने जीता है जो 2020 में था, और एक जीता है बच्चों अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा ने शूटिंग में 2008 बीजिंग ओलंपिक में यह मेडल जीता था। हॉकी में 8 जीते हैं, एक नीरज चोपड़ा ने जीता है जेवलिन थ्रू में, और एक अभिनव बिंद्रा ने जीता था 2008 में, और वो भी किस में जीता था बच्चों, शूटिंग में। और 2008 के जो ओलंपिक थे कहाँ पे संपन्न हुए थे बच्चों, बीजिंग में ये संपन्न हुए थे। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखना, ये बात क्या रखनी है आपको यहाँ से ध्यान में रखनी है। तो ये कुछ फैक्ट हैं ओलंपिक से रिलेटेड जो हमें बच्चों क्या करने हैं यहाँ से याद में रखने हैं, ठीक है जी। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस राजा को उसके सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है? यानी कि जो सिक्के जो देखे गए, हमने एनएससी डिपार्टमेंट ने, आर्कियोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट है उन्होंने सिक्के की खोज की, कोइंस देखे, और कोइंस में जो तस्वीर मिली ना वो मिली समुद्रगुप्त की बीड़ा बजाते हुए। समुद्रगुप्त जो थे अच्छे खासे लड़ाकू भी थे, ठीक है ना। अब लेकिन अब बात ये आती है कि संगीत प्रेमी थे भी। कैसे थे बच्चों, संगीत प्रेमी भी थे। संगीत प्रेमी का जो म्यूजिक लवर जो व्यक्ति हैं, म्यूजिक लवर के रूप में किसे जाना जाता है बच्चों, तो वो जाना जाता है समुद्रगुप्त को। इन हम जो कोइन पर हमें जो प्रूफ मिले हैं उनसे हम अंदाजा लगा सकते हैं। बात समझ में आई कि नहीं है? तो समुद्रगुप्त के हमें इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया है, जो चीज़ें हमें याद रखनी है। ये क्वेश्चन ये गलत नहीं होना चाहिए भैया किसी का, ये जो क्वेश्चन आया है ये किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा पेशा मौसमी बेरोजगारी का एक प्रकार है? मौसमी बेरोजगारी जो होती है बच्चों वो क्या होती है, मौसम के अनुसार, मौसम के अनुसार जो रोजगार मिलते हैं उन्हें मौसमी रोजगारी बोलते हैं। पहला क्या दे रखा है, चिकित्सक, डॉक्टर के तो हमेशा लोग बीमार पड़ते रहते हैं, तो डॉक्टर के लिए हमेशा लोग जाते आते रहते हैं। तो ये मौसमी, कभी कभी जब बारिश का टाइम आता है तो लोग ज़्यादा बीमार होते हैं। सर्दी में जैसी सर्दी गर्मी, जब मौसम चेंज होता है तब लोग ज़्यादा बीमार होते हैं। जैसे अभी सर्दी आई है एकदम से, तो सर्दी आने की वजह से डॉक्टरों में भीड़ बढ़ गई है, लेकिन ये हमेशा उनका चलता रहता है। जैसे अब सर्दी से गर्मी आएगी तब दिक्कत आएगी, गर्मी से जब बारिश का समय आएगा तब दिक्कत आएंगी, बारिश से फिर सर्दी आएंगी तो दिक्कत आने वाली। ये सीजनेबल नहीं है बल्कि ये कंटिन्यू चलने वाला एक पेशा होता है। तो ये हमारा, इसने पूछा बेरोजगार, मौसमी बेरोजगारी कौन सी है, ये तो बिल्कुल भी नहीं है। आगे चलते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी यानी कंप्यूटर के जो जानकार हैं, कंप्यूटर के जो प्रोफेशनल हैं, इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी के, हमें टेक्नोलॉजी की जरूरत हमेशा पड़ती रहती है, तो ये भी मौसम पर डिपेंड कुछ भी नहीं करता है। अब आता है अकाउंटेंट, यानी कि अकाउंटेंट जो होते हैं कि एक फैक्ट्री में काम कर रहा हो तो इसके लिए भी कोई मैटर नहीं करता है। लास्ट एंड फाइनल जो ऑप्शन बचता है वो होता है किसान। किसान के ऊपर डिपेंड करता है, अगर बारिश आ रही है तो शायद अच्छी फसल हो जाएगी, बारिश नहीं आई तो नहीं होगी। वो 1 या 2 ही सीजन कर पाते हैं, बाकी अपने घर पे रहते हैं। तो जो मौसमी बेरोजगारी जो हमें इस ऑप्शन में दिखाई देती है वो है बच्चों किसान। मौसमी बेरोजगारी क्या है, किसान। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चूना पत्थर एक प्रकार है, तो चूना पत्थर जो प्रकार है वो सेडिमेंट्री रॉक्स यानी कि अवसादी चट्टानों का प्रकार होता है बच्चों। क्या होता है, अवसादी चट्टानों का ये प्रकार होता है। आगन्य चट्टानें जो होती हैं, इग्नियस जो चट्टानें होती हैं, आगन्य चट्टानों को हम लोग, इग्नियस चट्टानों को बच्चों हम क्या बोलते हैं, प्राथमिक चट्टानें बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं, प्राथमिक यानी प्राइमरी चट्टानें बोलते हैं। प्राइमरी चट्टानें बोलने के पीछे रीजन जो रहता है वो ये रीजन रहता है कि ये जो वॉल्केनो आते हैं तो सबसे पहले बनती हैं, ज्वालामुखी से निकलने वाले जो मेग्मा होता है उससे ठंडे होकर जो बनती हैं वो कौन सी चट्टानें बनती हैं बच्चों, आगन्य चट्टानें बनती हैं। तो आंसर क्या हो गया हमारा, आंसर तो हो गया ए, लेकिन हम आगन्य सेल के बारे में बात बच्चों कर रहे हैं। ठीक, आओ नेक्स्ट चलते हैं। किस देश ने क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप 2024 जीता है? अगर जो बंदा स्टेडियम बैठा और क्रिकेट देखता है इसका तो आंसर 1 मिनटों में कर दे। बोला ये तो फोकट के नंबर आ गए हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हो भैया, फोकट के नंबर आ गए हैं। किस देश ने हाल ही में हुए T20 वर्ल्ड कप जीता है? तो वो भारत देश ने जीता है। किसने जीता है? भारत देश ने जीता है। और भारत ने किसको हराया बच्चों? तो भारत ने जिस देश को हराया है उसका देश का नाम है साउथ अफ्रीका। भारत वर्सेज साउथ अफ्रीका हुआ था, साउथ अफ्रीका हुआ था जिसमें साउथ अफ्रीका हार जाता और हमारा भारत देश जीत जाता है। ये बात आप लोग ध्यान रखना। भारतीय टीम के जो कैप्टन होते हैं उस टाइम पर वो कौन होते हैं? रोहित शर्मा होते हैं। कौन होते हैं बच्चों? रोहित शर्मा होते हैं। अब दूसरी बात ये आती है कि कोच कौन थे? कोच भी के बारे में भी पूछ लिया जाता है। तो कोच थे बच्चों राहुल द्रविड़। कौन थे बच्चों? राहुल द्रविड़। अब इसके आगे चलते हैं। नया क्वेश्चन ये आ जाता है कि आईसीसी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो आईसीसी का मुख्यालय है दुबई में। अब इन्हीं के हाल ही में चेयरमैन चुने गए, प्रेसिडेंट चुने गए जय शाह।
कौन चुना गया बच्चों? जय सागो आईसीसी का प्रेसिडेंट चुना गया है। और बीसीसीआई का जो मुख्यालय है वो आपको कमेंट बॉक्स में बच्चों बताना है। ये चीज़ मैं आगे बता देता हूँ कि इसकी जो स्थापना हुई थी 1908 में 9 में हुई थी, और बीसीसीआई की स्थापना जो हुई थी 1928 में हुई थी। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। और हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? सी हो जाएगा। कुछ विशेष परिवर्तनों के साथ टेडपोल का वयस्क में रूपांतरण कहलाता है। ये कायांतरण होता है जो बहुत फास्ट तरीके से, बहुत ही फास्ट तरीके से क्या होता है? रूपांतरण होता है। ये जवान बच्चे से जवान हो जाता है, बच्चे से जवान होता है और बहुत ही जल्दी होता है बच्चों। और किन कारणों से होता है? डी के कारण होता है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत हैं? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी किस पार्ट में इंक्लूड है? तो ये पार्ट 4 में इंक्लूड है बच्चों। किस में इंक्लूड है? ये पार्ट 4 में इंक्लूड है। आपको पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 जो है ये कमेंट बॉक्स में इनकी जानकारी बच्चों देनी है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट चलते हैं। किसी पूंजीगत वस्तु की टूट फूट के लिए वार्षिक भत्ता कहलाता है। देखो आप जैसे कोई मैंने ये मार्कर ही खरीदा, जैसे कोई मैंने फ़ोन खरीदा, जैसे ये मार्कर लिया, जैसे एसी का रिमोट लिया। तो एसी का रिमोट जब था, जब स्टार्टिंग में एसी लेके आए थे, तो अब उसकी उतनी कीमत बचेगी क्या? हमको व्हीकल लेके आते हैं, सपोज करें 4 व्हीलर हमने परचेज़ किया। 4 व्हीलर परचेज़ करने के बाद हमको ये लगता है कि भैया इसकी कीमत क्या हो रही है? डाउन हो रही है समय के अनुसार। जब किसी चीज़ की कीमत समय के अनुसार डाउन होती चली जाती है, उसे हम गिसावट बोलते हैं या टूट फूट बोलते हैं। हम उसे अपनी लैंग्वेज में, कमर्शियल लैंग्वेज बोलते हैं मूल्यह्रास। डेप्रिसिएशन जो होता है वो ईयरली के अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया जाता है। कैसे कैलकुलेट किया जाता है? ईयरली कैलकुलेट किया जाता है और एक कैपिटल एक्सपेंसेस में काउंट किया जाता है। मूल्यह्रास एक ऐसी चीज़ है जो समय के अनुसार क्या होती है बच्चों? कम होती चली जाती है, या समय के गिसावट जैसे जैसे होती है, वस्तु की जैसे जैसे गिसावट होती चली जाती है, मूल्य में चेंज आता जाता है, मूल्य में कमी आती है, जिसे हम बोलते हैं मूल्यह्रास। तो डेप्रिसिएशन बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या हो जाएगा? मूल्यह्रास। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन पर? इंदौर घराना भारतीय शास्त्रीय संगीत के प्रमुख मुखर घरानों में से एक है। इसकी स्थापना की थी, तो इसकी स्थापना जो करने वाले थे उस्ताद आमिर खान बच्चों। उस्ताद आमिर खान है इसकी स्थापना करने वाले। और सबसे आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि सबसे पुराना या ओल्डेस्ट घराना कौन सा है? सबसे पुराना घराना यानी कि ओल्डेस्ट जो घराना है, ओल्डेस्ट घराने के बारे में आपको चीजें बतानी है। ठीक है जी, आओ नेक्स्ट चलते हैं। दिवाली उस दिन का प्रतीक है जब भगवान राम राजा रावण को पराजित कर कितने वर्षों के वनवास से वापस लौटते हैं? तो राजा राम 14 साल के वनवास से लौटते हैं, जिस दिन दिवाली सेलिब्रेट करते हैं बच्चों। हम क्या सेलिब्रेट करते हैं वापस आने पर? दिवाली सेलिब्रेट हम लोग करते हैं। दिवाली जो सेलिब्रेट की जाती है कार्तिक अमावस्या को की जाती है बच्चों। कब सेलिब्रेट की जाती है? कार्तिक अमावस्या को सेलिब्रेट की जाती है। ये बात आप ध्यान रखना। कार्तिक अमावस्या के बाद ठीक है क्या आता है बच्चों? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है ये सारी चीज़ें। ये बात ध्यान रखना। आपको एक चीज़ जरूर ध्यान रखनी है कि दिवाली कब सेलिब्रेट की जाती है वैदिक मंत्र या हिंदू मंत्रों के अनुसार। तो कार्तिक अमावस्या को सेलिब्रेट की जाती है। भगवान राम माँ सीता के साथ 14 साल के वनवास से अयोध्या वापस लौटते हैं। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम है? जो सेक्स रेशो है भारत के किस राज्य का सबसे कम है? तो सबसे कम लिंगानुपात जो है वो होता है बच्चों हरियाणा का। सेकंड नंबर पे बात करूं तो जम्मू एंड कश्मीर है, जो अभी यूटी का नाम यूटी बन चुका है, यूनियन टेरिटरी बन चुका है जम्मू एंड कश्मीर। लेकिन ओवरऑल की बात करूं तो ये हरियाणा हो जाएगा। और सबसे बढ़िया जो सेक्स रेशो है वो केरल का है। सेक्स रेशो किसका है बच्चों? केरल का सबसे बेस्ट है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना 1084। ठीक है, अब अपन डेमोग्राफी की बात करते हैं। हम देखते हैं स्टडी ऑफ सेंसस। स्टडी ऑफ सेंसस किसे कहा जाता है बच्चों? स्टडी ऑफ सेंसस डेमोग्राफी कॉल्ड डेमोग्राफी। स्टडी ऑफ सेंसस कॉल्ड ऑफ डेमोग्राफी। सेंसस के अध्ययन को क्या कहा जाता है बच्चों? डेमोग्राफी कहा जाता है। मॉडर्न वर्ल्ड में फर्स्ट सेंसस जो होता है बच्चों, मॉडर्न वर्ल्ड फर्स्ट सेंसस वो हुआ था 1749। कहां पे होता है बच्चों? स्वीडन में ही होता है। फर्स्ट सेंसस कहां होता है बच्चों? स्वीडन में होता है।
अब डीकेडीएल जो जनगणना होती है, डीकेडीएल जो जनसंख्या जनगणना है, यानी कि दशकीय जो जनगणना होती है बच्चों, दशकीय जनगणना सर्वप्रथम कहाँ पे होती है? तो दशकीय जनगणना सबसे पहले कहाँ होती है? अमेरिका में होती है। कहाँ पे होती है बच्चों? अमेरिका में होती है। 18th सेंचुरी में, 19th सेंचुरी के आरंभ में कहाँ पे जनगणना होती है? इंग्लैंड में होती है बच्चों। ये बात ध्यान रखना। भारत में सबसे पहले जनगणना किन शहरों की होती है? तो 1824 से लेकर 1824 से लेकर 1828 तक बच्चों 2 शहरों में होती है। एक का नाम था प्रयागराज और एक का नाम था बनारस। सबसे पहले यहीं पे जनगणना प्रारंभ होती है, प्रयागराज एंड बनारस। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। और वैसे अगर ओवरऑल बात करें तो भारत में सबसे पहले जो जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के टाइम पे स्टार्ट होती है और 1881 में रिपन के टाइम पे प्रॉपर्ली जनगणना प्रारंभ हमारे देश में, सेंसस प्रारंभ हो जाता है प्रॉपर्ली 1881 में। उससे आज तक 2011 तक ये जनगणना होती आ रही है। जनगणना 1881 में होती है तो पहले जो रजिस्ट्रार होते हैं कौन होता है? WC प्लाउडेन होते हैं बच्चों। कौन होता है? WC प्लाउडेन होते हैं। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना, ठीक है जी। इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल ही गया होगा क्या है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आगरा के एक बैंकर शिवदयाल साहब ने राधा स्वामी सत्संग की स्थापना की। अब ये हमसे पूछा गया है कि भैया स्थापना इसकी कब की गई थी। बस छोटा सा क्वेश्चन हमसे पूछा गया कब की गई थी? 1871 में इसकी स्थापना बच्चों की गई थी। अब आगे चलते हैं। 19वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? ये किया गया था बच्चों वियतनाम में। कहाँ पर किया गया बच्चों? हाल ही में वियतनाम में ये किया गया है। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। और लास्ट एंड फाइनल इस सेशन का जो क्वेश्चन है, विश्व दृष्टि दिवस हर साल अक्टूबर के किस सप्ताह या किस डे मनाया जाता है? विश्व दृष्टि दिवस जो हर साल मनाया जाता है ये दूसरे सप्ताह थर्सडे को मनाया जाता है बच्चों। कब मनाया जाता है? थर्सडे को मनाया जाता है। ऐसे करके हमने जीडी के 20 क्वेश्चनों का सॉल्यूशन किया, उनको एनालिसिस किया, उनको जाना। तो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।